हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि 11th का एक काफी वेटेज वाला पार्ट है। ठीक है, जो जूलॉजी के ऑलमोस्ट 11th जूलॉजी के ऑलमोस्ट 60% के आसपास के सिलेबस को कवर करता है। इसके अंदर हम 7 चैप्टर्स का डिस्कशन करेंगे, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के अलग अलग पार्ट्स की हम बातें करेंगे। ठीक है, यहाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी की मैं आपको बात बता दूं कि ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो चैप्टर है, इसके अंदर टोटल 7 जो है वो चैप्टर, जो ये पार्ट है, इसमें टोटल 7 जो चैप्टर्स हैं वो फॉलो करेंगे। और ये जो 7 चैप्टर्स है, ये चाहे स्कूल लेवल एग्जाम की बात हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात हो, इनका वेटेज काफी ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और इसी सीरीज में हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा डाइजेशन। क्या रहेगा? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बात समझ में आ रही? क्या रहेगा? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे डाइजेशन के बारे में, फिर हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे, फिर उस एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन कैसे होता है उसकी बात करेंगे, और डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो बात करेंगे। और उसके बाद में आखिरी पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे डाइजेशन से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाइजेशन। तो सबसे फर्स्ट चीज आती है डाइजेशन। अब इस डाइजेशन में जो पहली चीज आती है वो आती है इसकी डेफिनेशन। देखिए क्या होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स या वीडियोस में देखा भी था, क्योंकि मेरे हिसाब से जो डेफिनेशन है उसको रटना नहीं चाहिए, रटा नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि रटने में क्या होता है कि एक भी बीच में से कोई शब्द अगर गायब हो गया तो पूरी डेफिनेशन धाराशायी हो जाएगी, मतलब पूरी की पूरी डेफिनेशन जो है गड़बड़ हो जाती है। तो रटना नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो वो फंडा जो हम हमेशा यूज करते हैं, और वो क्या है, वो ये है कि आपको आपकी डेफिनेशन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स है, क्या है, ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स ढूंढने। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव कौन सा ऑब्जेक्टिव है, और उस ऑब्जेक्टिव को ढूंढने के बाद में वही ऑब्जेक्टिव्स आपको अप्लाई करने हैं। अब हम बात करते हैं इस डेफिनेशन के बारे में, फिर ये फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, और वो किस किस तरीके से यहाँ पे काम आएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया कन्वर्जन की, मतलब इसके अंदर हो क्या रहा है, प्रोसेस में कन्वर्जन हो रहा है। अब देख लेते हैं किसका, कॉम्प्लेक्स अनडिफ्यूजिबल फूड का दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा। ठीक है, इनटू सिंपल डिफ्यूजेबल फूड। तो ये 3 हो गए। पहला जो है कन्वर्जन हो रहा है इसका किसका, कॉम्प्लेक्स और अनडिफ्यूजेबल फूड का, किसके अंदर, सिंपल और डिफ्यूजेबल फूड में, बाय मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस। अब ये प्रोसेस 2 हो गए, एक हो गया मैकेनिकल प्रोसेस और एक हो गया, हम बात करें तो बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो तीसरा जो है, चौथा जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव हो जाता है वो हो जाता है ये रहा। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड अनडिफ्यूजिबल फूड इनटू सिंपल एंड डिफ्यूजिबल फूड बाय व्हाट, मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल बायो प्रोसेस क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस का, उसकी बात हम थोड़ी आगे करेंगे। बात समझ में आए? और इसको हम कह रहे हैं डाइजेशन। सिंपल फॉर्म में अगर मैं इसको अगर देखना चाहूंगा तो मैं कैसे रख लूंगा इसको। देखो भाई, सिंपल बात क्या हो गया, सबसे पहले मैंने बात करी कॉम्प्लेक्स फूड था। ठीक है, और कैसा था, अनडिफ्यूजिबल। कैसा था भैया, अनडिफ्यूजिबल और कॉम्प्लेक्स फूड था। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, सिंपल और डिफ्यूजिबल में। किसमें, डिफ्यूजिबल में। बात समझ में आए, किसमें हमने कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर डिफ्यूजिबल के अंदर यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफ्यूजिबल जो की हम बात करें तो डिफ्यूजिबल हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ बात यह आती है कि ये हो गया डाइजेशन, जहां पर कॉम्प्लेक्स पार्ट को सिंपल पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। प्रोसेस जो यहाँ पर है, उस प्रोसेस की हम थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस जो है हमारा, उसकी हम बात करें तो प्रोसेस का नाम क्या है, दो प्रोसेस थे। कौन कौन से 2 प्रोसेस थे यहाँ पर, बताओ फटाफट से। 2 में से एक तो हो गया हमारा मैकेनिकल प्रोसेस। कौन सा हो गया, मैकेनिकल प्रोसेस। अब मैकेनिकल प्रोसेस जो है वो क्या है भाई, मैकेनिकल प्रोसेस जो है उसकी हम बात करेंगे तो मैस्टिकेशन या चूइंग की बात करते हैं। और दूसरा हो गया बायोकेमिकल प्रोसेस। क्या हो गया, बायो केमिकल प्रोसेस। अब ये 2 प्रोसेस हैं जिनके थ्रू आप जो है कॉम्प्लेक्स और अनडिफ्यूजिबल फूड को सिंपल और डिफ्यूजिबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तो हुई डेफिनेशन किसकी, डाइजेशन के बारे में, जहां पर हमने जो है कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात करी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से है भैया। किस तरीके से है जो ऑब्जेक्टिव्स वो हैं,
पहला है कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है किसका, कॉम्प्लेक्स और अनडिफ्यूजिबल पार्ट का, किसमें, सिंपल और डिफ्यूजिबल में। अब यहाँ हमको सर एक बात तो समझ में आ गई कि आपने बार बार बोल रहे हो कॉम्प्लेक्स और अनडिफ्यूजिबल, सिंपल और डिफ्यूजिबल, तो यहाँ सिंपल कॉम्प्लेक्स तो समझ में आ गया, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन था, ठीक है, तो प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसका कन्वर्जन हो रहा है अमीनो एसिड्स में जिससे बना हुआ है, तो अमीनो एसिड तो हो गई सिंपल फॉर्म और प्रोटीन हो गई कॉम्प्लेक्स फॉर्म। पर ये डिफ्यूजिबल और अनडिफ्यूजिबल क्या है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं बता दूं आपको कि मान लो मैंने आपको एक चॉकलेट दी, ठीक है, डेयरी मिल्क की 10 रुपए वाली, या मानना ही है तो हम 10 वाले क्यों मानेंगे, 80 वाली मांगो, मान लो, ठीक है। तो आपने क्या किया भाई, 10 रुपए की मैंने आपको 60 रुपए की चॉकलेट दी, पर शर्त ये रखी कि आपको इस चॉकलेट के रैपर को खोले बिना इस चॉकलेट को खाना है। क्या हम खा सकते हैं उसको? सोच के देखिए, नहीं खा सकते ना। क्यों? क्योंकि वहां पर एक जो प्लास्टिक की कवरिंग है उसके ऊपर, वो उसको चबाने में हेल्प नहीं करेगी, उसको निगलने में हेल्प नहीं करेगी, स्वेलोइंग में और च्यूइंग में प्रॉब्लम होगी। तो एग्जैक्टली सेम चीज ये है कि जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है वो बॉडी के अंदर जाता तो है, पर उसके बाद में उसको उसी स्टेट में हमारी जो इंटेस्टाइन है या हमारे दूसरे जो पार्ट्स हैं, जो हमारी बॉडी है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ये जो अनडिफ्यूजिबल पार्ट है, अनडिफ्यूजिबल स्टेट है, ठीक है, ये एक तरीके से हम बात करें तो क्या, एक तरीके से रैप्ड चॉकलेट, जबकि जब इस सिंपल में चली जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, तो ये क्या हो जाती है, अनरैप्ड चॉकलेट, जिसको हम आसानी से खा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये अमीनो एसिड सिंपल स्टेट है, साथ में इसको हमारी बॉडी यूटिलाइज भी कर सकती है, एब्जॉर्ब भी कर सकती है, बट प्रोटीन को डायरेक्टली हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती और एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकती। बात हो रही एलिमेंट्री कैनाल के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हुई बात यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन के बारे में। इसके बाद में हम इसमें एक जो है छोटा सा पॉइंट और देखते हैं। वो छोटा पॉइंट क्या है, सुने ध्यान से, फूड की बात। अब हम बात ये करते हैं कि डाइजेशन होता किस चीज का? डाइजेशन होता है फूड का। क्या किसका होता है? फूड का। अब फूड में क्या क्या होता है? अब देखिए भाई, यूं तो अब हम बात करें तो बुद्धिजीवी लोग बहुत सारे हैं दुनिया में, और मैं किसी से बोलता हूं कि भाई क्या है फूड में, तो आप बोलोगे सर हमारे फूड में पिज्जा होता है, बर्गर होता है, दाल बाटी होती है, चूरमा होता है, ठीक है, और भी कुछ है। बाहर अलग अलग स्टेट में, बिहार से तो लिट्टी चोखा होता है। बात समझे? अलग अलग तरीके की चीजें हैं, बहुत सारी होती हैं। अब उसमें कुछ भी हो, चाहे फूड कैसा भी हो, इंडियन हो, चाइनीज हो, साउथ इंडियन हो, कॉन्टिनेंटल, कुछ भी फूड हो, उसमें ओवरऑल जो है 6 कंपोनेंट होते हैं। 3 कंपोनेंट प्रोटीन, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और दूसरे कंपोनेंट जो हैं वो हैं विटामिन, मिनरल्स और वाटर। अब मैंने इन 2 को अलग अलग जो है बॉक्सेस में ड्रॉ किया है। अलग अलग बॉक्सेस में क्यों ड्रॉ किया है, सुनना ध्यान से। एक्चुअली सिर्फ ये जो बॉक्स है, कौन सा बॉक्स, द रेड वन, is only present in complex form। किस फॉर्म में? complex state और undiffusible state में होता है। किन में? किसमें? undiffusible state में होता है। ये दोनों जो है, ये बाकी जो हैं इन, तो इसलिए इनका ही ओनली इन्हीं का डाइजेशन होता है, इनका डाइजेशन नहीं होगा। दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन सिंपल फॉर्म। किस फॉर्म में? सिंपल फॉर्म में पहले से प्रेजेंट है, तो इसलिए इनका डाइजेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओनली इन कंपोनेंट्स का डाइजेशन होता है। हम बात करें तो, अगर हम इसकी बात करें कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ठीक है। प्रोटीन की बात करें, अमीनो एसिड्स हो गए। फैट की बात करें तो फैटी एसिड हो गया, लिपिड्स हो गए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स है जिनके अंदर जो है डाइजेशन यहाँ पर हम बात करें तो होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पर जो ये अलग अलग फॉर्म्स है जिनका डाइजेशन होता है, बट ये एज इट इज बॉडी में जाते हैं, हम कंज्यूम करते हैं, और एज इट इज ही बॉडी में कंज्यूम हो जाता है। तो ये सिंपल स्टेट में। तो पहली बात तो ये कि जब भी आपको डाइजेशन दिखे वर्ड, तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात आनी चाहिए कि डाइजेशन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ इन चीजों का डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, फैट का डाइजेशन होता है, विटामिन का डाइजेशन नहीं होता, ठीक है, मिनरल्स का डाइजेशन नहीं होता, और वाटर का डाइजेशन नहीं होता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। क्योंकि ये जो है दीज आर एक्चुअली ऑलरेडी इनटू द सिंपल फॉर्म। ये पहले से ही सिंपल फॉर्म में होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये पहले से ही क्या होते हैं? सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो ये तो हुई सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट द डाइजेशन। ठीक है। अब हम इसके बारे में कुछ फर्दर चीजों का डिस्कशन करते हैं। ठीक है। अगले ही बात में हम बात करें तो डाइजेशन जो है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है डाइजेशन? 2 टाइप का होता है। एक होता है इंटरनल डाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल डाइजेशन।
अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल की टाइप, अब मैं यहाँ पर जब मैं टाइप की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, टाइप की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो टाइप है ये किसके रेस्पेक्ट में है, सेल के रेस्पेक्ट में। किस रेस्पेक्ट में है, सेल, ठीक है, कि सेल जो है उसके रेस्पेक्ट में डाइजेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो मैं टाइप की बात कर रहा हूँ, तो ये जो टाइप है ये सेल के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इंटरनल डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, व्हेन डाइजेशन टेक्स प्लेस विद इन द सेल, या फिर मैं बात करूँ इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। अगर डाइजेशन कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में भी कहां होगा, इन वैक्यूल। कहां होगा, इन द वैक्यूल। बात समझ में आ रही, इन द वैक्यूल। तो वैक्यूल में अगर जो डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो हो गया क्या, इंटरनल डाइजेशन, ठीक है। जहां पर आपको याद होगा कि जो है जब जैसे फूड इंजेक्शन होता है सेल के थ्रू, सिंगल सेल के थ्रू, तो एक डाइजेस्टिव वैक्यूल बनती है और उस वैक्यूल के अंदर लाइसोसोम जुड़ के उसको डाइजेशन कर देता है। बात समझ में आया। तो ये है इंटरनल डाइजेशन। एक्सटर्नल डाइजेशन में क्या होता है, दैट जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो बॉडी जैसे बाहर निकल जाते हैं सेल से बाहर निकल के उसका डाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक अमीबा के बारे में। तो एक अमीबा है, अमीबा क्या करता है, आपको पता होगा कि फूड पार्टिकल्स जो हैं वो उसकी तरफ आते हैं या वो उसकी तरफ जाता है, फिर उसके बाद वो फूड पार्टिकल का क्या कर लेता है, इंजेक्शन कर लेता है। इंजेक्शन कर लिया उसने भैया, ये इंजेक्शन हो गया। इंजेक्शन होने के बाद में क्या होगा, अब इसमें इसके साथ में लाइसोसोम जुड़ेगा और उसके बाद में जो इसका जो है वो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डाइजेशन ब्रेकडाउन हो गया। अब लेकिन यहाँ डाइजेशन कहाँ हुआ, इनसाइड द सेल। ये जो है वो है एक अमीबा है। क्या है, एक अमीबा। मैं वहीं इसको एक रेस्पेक्ट बात कर लेता हूं, एक यीस्ट के रेस्पेक्ट में। यहां पर आउटसाइड द सेल हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर हो रहा है आउटसाइड द सेल। तो यहां मैंने बात कर ली, एक फंजाई की बात कर लेता हूं। फंजाई की मैं बात करता हूं तो फंजाई सैप्रोफाइट्स होते हैं काफी ज्यादातर, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अपने जूसेस को बाहर सीक्रेट करते हैं। सिंगल सेल की बात चल रही है अभी तक, मैं मल्टी सेलुलर पे नहीं आया हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि ये कोई सेल है जो मल्टी सेलुलर है, ये क्या करती है सेल, ये अपने डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करती है। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट था बाहर, ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये अपने डाइजेस्टिव जूसेस को जो है इसके ऊपर सीक्रेट करेगी बाहर ही, ठीक है। और उसके बाद में जो डाइजेशन है वो यहां पर बाहर ही हो जाएगा, सेल के बाहर ही हो गया। और उसके बाद न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सेल के अंदर एंटर होंगे। तो यहां पर ये तो हो गया क्या, एक्सटर्नल डाइजेशन, ये हो गया इंटरनल डाइजेशन। इसमें बात क्या है कि यहां पर जो रेजिडुअल वेस्ट बच जाएगा उसको सेल जो है वो बाहर निकालेगी, मतलब यहां एक्सक्रीशन होगा। पर यहां पर ओनली न्यूट्रिएंट्स ही, क्या ओनली हम बात करें तो ओनली जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वही एब्जॉर्ब होते हैं, ओनली न्यूट्रिएंट जो होते हैं वही एब्जॉर्ब होंगे। इसलिए यहां पर नो एक्सक्रीशन, कोई एक्सक्रीशन नहीं होगा क्योंकि यहां पर डाइजेशन बाहर ही हो गया है। बात समझ में आई नहीं। तो ये हो गया इंटरनल डाइजेशन, ये हो गया एक्सटर्नल डाइजेशन। बात समझ में आई नहीं, क्लियर हुआ, डन है, ठीक है। चलिए अब अगली बात ये आती है कि ये सर हमारे अंदर कैसे इफेक्ट करता है। हमारे अंदर भी ऐसा सेम ही होता है। हमारे अंदर डाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। कैसा होता है, एक्सटर्नल। पर अब आप बोलोगे सर एक्सटर्नल कैसे होता है, आप खाना तो अंदर खाते हैं, खाना तो बॉडी के अंदर जाता है। तो देखिए ऐसा है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था कि यहाँ पर डाइजेशन जो है उसका रेस्पेक्ट क्या है, सेल। क्या है रेस्पेक्ट, सेल। बेसिस क्या है, सेल। तो भले ही फूड हमारी बॉडी के अंदर जो है एंटर होता है, बट फिर भी क्या वो फूड हमारी सेल्स के अंदर जाके डाइजेस्ट होता है, नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टमक की मैं बात कर लूं तो स्टमक की मैं जब बात करता हूं तो स्टमक ये जे-शेप बैग है। अब ये कैविटी है, इस कैविटी में डाइजेशन हो रहा है, सेल्स यहां लाइनिंग के अंदर प्रेजेंट है और ये अपने एंजाइम सीक्रेट करेंगे यहां से। बात समझ में आ रही है। और डाइजेशन यहां होगा। अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूंगा तो वहां पर भी इस ट्यूब के अंदर डाइजेशन हो रहा है, ना कि सेल्स के अंदर। तो हमारा डाइजेशन कैसा होता है, बेसिकली हम पहले बात करें तो कैसा होता है भैया, एक्सटर्नल होता है। हाँ वो बात अलग है कि हमारी बॉडी में भी कुछ जो हम बात करें तो इम्यून रेस्पॉन्स सेल्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि WBCs की हम बात कर ले, कुछ स्पेशल WBCs, न्यूट्रोफिल्स हो गई, मोनोसाइट्स हो गई, मैक्रोफेज हो गई, वो फेगोसाइटोसिस करती हैं और उसके थ्रू वो इंटरनल डाइजेशन परफॉर्म करती जरूर है। ये बात एक अलग है। बात समझ में आई नहीं। तो ये हुआ इंटरनल डाइजेशन और एक्सटर्नल डाइजेशन, दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ आ गई बात, ठीक है। तो इंटरनल जो सेल के अंदर हो रहा है, एक्सटर्नल जो सेल के बाहर हो रहा है। समझ में आई नहीं आई बात, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भैया, आगे क्या है भाई, आगे है कि ये बात समझ में आ गई। लेकिन अब हमारे अंदर जब कैसा, हमारे अंदर डाइजेशन हमने कैसा बता लिया भाई कि हमारे अंदर एक्सटर्नल डाइजेशन होता है इन ह्यूमन। मैं इसको कर देता हूं, इन ह्यूमन डाइजेशन हो गया एक्सटर्नल, ठीक है। अब यहां पे होता है, अब उसमें भी क्या हुआ, आपको अगर डेफिनेशन याद हो, ठीक है, जैसे कि मैं आपको याद दिला देता हूं डेफिनेशन में हमने जो है
मैकेनिकल और बायोकेमिकल दो वर्ड्स की बात करी थी कि इसके थ्रू डाइजेशन होता है। अब मैं आपको ये याद दिलाने के बाद वापस वहीं पहुंचता हूं जहां हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहां पर हमने बात करी कि ह्यूमन के अंदर ये हो रहा है, तो बेसिकली बात ये आती है कि हमारे अंदर जब डाइजेशन होता है तो ये दो पार्ट में हो रहा है, ठीक है। पहले ये मैकेनिकली ब्रेक डाउन होता है, इसका मतलब हमने फूड लिया और फूड का क्या किया, इंजेक्शन किया, डाइजेशन करने लग गए, ठीक है। और जैसे ही इंजेक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, उसको चबाएंगे, च्यूइंग करेंगे, वो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसलिए इसको मैकेनिकल डाइजेशन या मैकेनिकल प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन या मैकेनिकल प्रोसेस, जिसके अंदर हम दांतों की हेल्प से, टंग की हेल्प से, सलाइवा की हेल्प से, पैलेट की हेल्प से, इन सब की हेल्प से उसको चबाते हैं और उसको फिजिकली ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। बात समझ में नहीं, क्या कर देते हैं, फिजिकली उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अब बात ये आती है कि ये तो सिर्फ तोड़ना हुआ, इसमें डाइजेशन कहां हुआ। तो ये एक्चुअली ऐसा पार्ट है, करता क्या, सुनेंगे ध्यान से, उसको मैं समझाता हूं। मान लो हमने एक चपाती खाई, बात चल रही है इसकी, ठीक है। तो मान लो हमने क्या किया भाई, एक चपाती खाई, एक चपाती हमने खा ली साहब, तो ये है चपाती, ठीक है। अब इस चपाती की बात करें तो अब इस अगर मान लो हम पूरे चपाती को बिना चबाए, विदाउट स्विंग जो है उस ब्रेड को या रोटी को खा ले, तो क्या होगा, इसके ऊपर जब एंजाइम्स इसको डाइजेस्ट करेंगे तो उनको सिर्फ ये सरफेस एरिया मिलेगा वर्क करने के लिए, इतने सरफेस एरिया पे जो है वो एंजाइम्स वर्क कर पाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूं कि मैंने क्या किया कि उसको च्यूइंग के थ्रू या मैस्टिकेशन के थ्रू हमने क्या किया, हमने उसको जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ये तो केस 1 है, ये तो फर्स्ट केस है कि हमने सीधा खा लिया। सेकंड केस में क्या हुआ, हमने मैस्टिकेशन के थ्रू इसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ये एक चपाती के छोटे छोटे टुकड़े हैं कई सारे, इनमें हमने इसको तोड़ लिया। अब अगर मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसको तोड़ लिया, तो यहां पर अब इन पर एक्ट करने के लिए जो सरफेस एरिया है वो कितना सारा मिलेगा, सोच के देखो, बहुत सारा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखिए। तो इससे क्या होगा, एंजाइम्स की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी और वो ज्यादा रैपिडली डाइजेस्ट कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये भी एक डाइजेशन का ही पार्ट है, जहां मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू जो है इसको परफॉर्म किया जाता है, च्यूइंग के थ्रू। बात समझ में आया। तो यहां पर देखें, सोचें, ये इतना पार्ट है, जब हमने पूरी रोटी के साथ खाया, अगर थोड़े छोटे तोड़ के खाएंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा मैकेनिकली, और इसकी वजह से जो है डाइजेशन जो है एनहेंस हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें च्यूइंग के थ्रू जो है वो फूड पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है फिजिकली। कैसे जाता है, फिजिकली जो है छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है। बात समझ में आई, ठीक है। अब उसके बाद में मैं अगली बात जो करता हूं वो है, अगला है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में सिंपल सी बात है, वही क्या, एसिड होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में जो एसिड सीक्रेशन होते हैं स्पेशली स्टमक के अंदर, वो होता है, या फिर उसके अलावा दूसरे जो एंजाइम्स होते हैं जिनका सीक्रेशन जो है अलग अलग ग्लैंड्स करती हैं, वो क्या है, वो केमिकली उनके अंदर सबस्ट्रेट्स की तरह वर्क करते हैं और उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर, जैसे कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ दिया, ठीक है। हमने डिस्कस किया था पिछले स्लाइड में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ दिया, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ दिया, फैटी एसिड्स को लिपिड मतलब फैट को फैटी एसिड्स या लिपिड्स वगैरह में तोड़ दिया। तो वो सारे के सारे क्या हैं, केमिकल पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं, केमिकल पार्ट्स हैं, ठीक है। तो उससे पहला हो गया मैकेनिकल और दूसरा हो गया केमिकल। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो डाइजेशन जो है उसके दो टाइप हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल। समझ में आया, हमारे अंदर एक्सटर्नल टाइप होता है, उसके में को भी हमने दो अलग अलग स्टेप में देखा है, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल में सिर्फ च्यूइंग आती है और केमिकल के अंदर एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज आती है, जहां एंजाइम्स की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को तोड़ा जाता है। क्या बात मेरी पहुंची आप तक, पहुंची, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में कि भाई एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारी बॉडी का वो पार्ट है जहां पर डाइजेशन का प्रोसेस एक्चुअली होता है, जो न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में, हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और आपको पता होगा कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो दो टाइप की हो रही है जनरली फॉर्मेशन में। कौन कौन सी, ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक में क्या था, ये ब्लाइंड सैक है जहां पर इधर से ही फूड आ रहा है और अनडाइजेस्टेड फूड इधर से बाहर निकल रहा है, एक ही छेद है, ठीक है। जबकि ट्यूब विद इन ट्यूब जो हमारा वाला पार्ट है उसमें क्या होगा, एक माउथ होता है और एक जो है क्या होता है, एनस होता है। ये बाहर वाली पार्ट जो होगी बॉडी सरफेस हो गई, क्या हो गई, बॉडी सरफेस हो गई। और अंदर वाली जो होगी वो क्या हो गई, एलिमेंट्री कैनाल हो गई।
ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, ये हो गया माउथ और ये हो गया एनस। तो एक जगह से फूड आ रहा है, दूसरी जगह से फूड निकल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ए ट्यूब पैटर्न, और जबकि इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक पैटर्न। हमारे अंदर कौन सी होती है भैया एलिमेंट्री कैनाल? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और कैसी होती है? ट्यूब विद इन ए ट्यूब पैटर्न में होती है। कैसी होती है? ट्यूब विद इन ए ट्यूब पैटर्न में होती है। अब इसको हम आगे देखें, तो आगे हम ये बात करें तो हमारी हम बात करें तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो बेसिकली इसका जो ओरिजिन है वो दो जर्म लेयर से होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। कौन कौन सी जर्म लेयर से होता है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म। आपको पता होगा कि जो एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो बॉडी पार्ट्स हैं, सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो जो जर्म लेयर से बनते हैं। जर्म लेयर्स तीन होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीन लेयर्स होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल में एक्टोडर्म और एंडोडर्म का जो है वो इन्वॉल्वमेंट होता है। बात समझ में आ रही है? इसको आप इस तरीके से देखें कि हम बात करें तो सबसे पहले आता है माउथ वाला पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? माउथ वाला, सबसे ऊपर वाला पार्ट। तो उसमें एक्टोडर्म आएंगे क्योंकि एक्टोडर्म एक्सटर्नल पार्ट हो गया, ठीक है। वही तो कहां से कहां तक? माउथ से लेके और पैलेट तक। कहां? माउथ से लेके और पैलेट, माउथ थ्रू और पैलेट का हार्ड पैलेट वाला पार्ट, वहां तक। दूसरा पार्ट आता है, वो आता है मेजर पार्ट, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट से लेकर रेक्टम तक, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हम बात करें या फिर हम बात करें वो मोस्ट अबाउट 90% पार्ट जो है वो एंडोडर्म से डेवलप हो रहा है। उसके बाद में आखिरी पार्ट जो है वो है एक्टोडर्म। कौन सा? एनल कैनाल और एनस। ये भी बहुत छोटा सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, आखिरी वाला। तो यहाँ पर इन दोनों की अगर बात की जाए, इन दोनों की बात अगर की जाए, एनल कैनाल और एनस, माउथ में अप टू हार्ड पैलेट, तो ये दोनों जो है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन के हैं। जबकि मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो यहां पर जो एंडोडर्मल ओरिजिन है वो किसका है? सॉफ्ट पैलेट और रेक्टम का। किसका है? सॉफ्ट पैलेट और रेक्टम का। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गई? ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना भी है, तो किस तरीके से याद रखेंगे? सिंपल में इसको याद कर लो भाई, सिर्फ इसको याद कर लो, इन दोनों की जरूरत ही नहीं है। क्यों? सॉफ्ट पैलेट से रेक्टम याद कर लो, किससे हो रही है? एंडोडर्म से हो रही है। ऊपर वाला भी एक्टोडर्म से, नीचे वाला भी एक्टोडर्म से। बात ही खत्म, कलेश ही खत्म, ठीक है। जैसे कि एग्जाम यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं हम, तो इस डायग्राम में हम क्या देखेंगे कि भाई इस डायग्राम हम ये देखेंगे कि ये इतना पार्ट है हार्ड पैलेट तक का, ये माउथ से लेके, और ये इतना पार्ट ये एक्टोडर्म से, और यहाँ पर एनल कैनाल और रेक्टम वाला इतना पार्ट ये एक्टोडर्म से। बाकी यहाँ से लेके जो कंप्लीट जो पार्ट है उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? एंडोडर्म से ओरिजिन हो रहा है। कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? एंडोडर्म से ओरिजिन हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो ये तो हुआ इसका ओरिजिन, किसका? एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स की मैं बात करूँ तो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को हम ओवरऑल 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आता है माउथ। क्या आता है? माउथ, ठीक है। उसके बाद में माउथ के पीछे की तरफ जो है फेरिंग्स वाला पार्ट होता है, और उसमें कुछ पार्ट माउथ का है और कुछ पार्ट फेरिंग का है, इसलिए इसको बोलते थे बक्कोफेरेंजियल कैविटी। एक तरीके से मान के चला ये पहला पार्ट है, इसके बाद का सेकंड पार्ट है, पर दोनों पास पास में क्लोज हैं, इसलिए हमने इसको एक ही पॉइंट में रखा हुआ है, ठीक है। पहला पार्ट आता है माउथ, फिर आती है बक्कोफेरेंजियल कैविटी जिसमें हम फेरिंग्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। उसका अगला आता है एसोफेगस, जो कि ट्यूब है जो माउथ को स्टमक से कनेक्ट करेगी। उसके बाद में जो ये है, ये क्या है? ये ट्यूब है, ठीक है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। भी माउथ है, ये एक बैग है या पाउच है, ठीक है। जो स्टमक है जो है वो एक बैग है या पाउच है, ठीक है, जो टेम्परेरी स्टोरेज करता है फूड का, एसिड यहाँ होता है, कई सारी चीजें हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला आता है आखिरी पार्ट और मेजर पार्ट, और वो है इंटेस्टाइन। क्या है? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की बात अगर मैं करूँ तो इंटेस्टाइन जो है फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी भैया? इंटेस्टाइन में पहला आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आती है लार्ज इंटेस्टाइन। इनके दोनों के 3 पार्ट हैं। ड्यूडेनम जो इसका सबसे छोटा पार्ट, पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, फिर जेजुनम, इलियम। इलियम जो है वो सीकम से कनेक्ट करता है, फिर आता सीकम, कॉलन और रेक्टम। कौन सा? सीकम, कॉलन और रेक्टम। डायग्रामेटिकली अगर उसको देखें तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं, इसमें क्या है भैया? ये तो माउथ और बक्कोफेरेंजियल कैविटी ऊपर वाला पार्ट हो गया, फिर एसोफेगस ट्यूब हो गया जो स्टमक में आके ओपन होएगा, फिर आ गया स्टमक ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो हम देखेंगे आगे जे शेप बैग होता है और कैसे कैसे उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आता है इंटेस्टाइन, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जहां पर मेनली डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बीच वाला पार्ट है जो हाईली कॉइल्ड है, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो ये इस तरीके का पार्ट है जो एक लूप बनाए हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ। अब स्मॉल और लार्ज का फंडा क्या है? देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसकी डायमीटर नैरो है पर इसकी लेंथ ज्यादा है, तो इसको नाम दिया डायमीटर के बिहाफ पे। तो इसकी डायमीटर जो है वो नैरो है, इसलिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसकी डायमीटर ज्यादा देखने में भी लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गए लार्ज इंटेस्टाइन। इसके 3 पार्ट है, ड्यूडेनम जो स्टमक से निकलेगा, और इलियम आखिरी पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके जुड़ जाएगा, जहां पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी होता है। उसकी बात हम देखेंगे डिटेल में, इसको डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में पहला पार्ट है ये इनिशियल पार्ट जो किससे जुड़ जाता है? इनिशियल पार्ट है जो किससे जुड़ता है भाई?
इनिशियल पार्ट है जो जुड़ता किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से, या स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ ओपन होती है, इसको हम बोलते हैं सीकम। क्या कहते हैं, सीकम। फिर सबसे बड़ा पार्ट आता है कॉलन। कॉलन के 3 पार्ट है, असेंडिंग ऊपर जा रहा है, ट्रांसवर्स और फिर आता है डिसेंडिंग। बात समझ में आया, कौन सा, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, 3 पार्ट है। उसके बाद में आखिरी पार्ट रेक्टम और उसके बाद में एनस। बात समझ में आया। तो ये है एलिमेंट्री कैनाल और इसके अलग अलग पार्ट्स। पर ये वो मेन पार्ट्स हैं जिनके थ्रू फूड जो है वो गो थ्रू होता है, मतलब ये वो पार्ट्स हैं फूड जिनसे पास होता है, ठीक है, पास होता है डायरेक्टली। तो यहाँ पर ये तो बात होगी कि हाँ इनसे कि जिनसे आप फूड डायरेक्टली पास होता है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फूड तो की हम बात करें तो फूड जो है बेसिकली, तो फूड को हम जैसे देखिए पहली बात तो फूड जो है पूरी बॉडी के अंदर पास आउट नहीं होता है। फूड की हम अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे होता ये है कि जो फूड है वो फूड तब तक है जब वो थाली में है, जैसे वो माउथ में जाएगा उसमें सलाइवा मिल जाएगा तो वो बन जाएगा बोलस, फिर वो एसोफेगस के थ्रू स्टमक में चला गया तो उसमें मिल जाएगा कौन, गैस्ट्रिक जूस, तो वो बन जाएगा काइम। फिर वो चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसमें मिल जाएगा क्या, सक्कस एंटेरेकस, इंटेस्टाइनल जूस, पेनक्रेटिक जूस, बाइल जूस, ये सब मिलने के बाद बन जाएगा वो काइल। उसके बाद उसमें हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्या रह जाएगा, रेमिनेंट्स रह जाएंगे और वेस्ट रह जाएगा, उसको हम बोलेंगे क्या, फीसिस। बात समझ में आया। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं जो फूड के एक जर्नी के थ्रू जो है बॉडी के अंदर अक्रॉस आउट होते हैं। इन सभी पार्ट्स में से ये वाले पार्ट जो है डायरेक्टली डील करते हैं। कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली डील नहीं करते, इनडायरेक्ट डील करते हैं, जैसे कि जिनको हम बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। क्या कहते हैं इनको, एसेसरी ऑर्गन्स। ये वो ऑर्गन्स हैं जो डायरेक्टली जो है वो इसके कांटेक्ट में, फूड के या हम बात करें तो इस पार्ट के कभी भी कांटेक्ट में नहीं आते हैं, ठीक है। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अपने सीक्रेशंस जो है उनको सीक्रेट करते हैं, ये अपने सीक्रेशंस को सीक्रेट करते हैं, ठीक है, और वो जो है डाइजेशन में यूज होते हैं अलग अलग तरह से। सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा, लिवर जो है बाइल जूस, गॉल ब्लैडर सीक्रेशन करेगा, ये सिंथेसिस करेगा, पेनक्रियास पेनक्रेटिक जूस। ये कभी डायरेक्टली फूड के खुद कांटेक्ट में कभी नहीं आएंगे, या फिर उसके फूड की जो अलग अलग स्टेजेस हैं उनके कांटेक्ट में कभी भी नहीं आएंगे। इनको एसेसरी ऑर्गन्स कहा गया है, या एसेसरी ऑर्गन्स की जगह हम इनको एसेसरी ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ग्लैंड्स हैं, एक पेनक्रियाज को सॉरी गॉल ब्लैडर को छोड़ देता हूँ, क्योंकि गॉल ब्लैडर जो है अपने खुद के जो प्रोडक्ट है उसका सिंथेसिस नहीं करता, सिर्फ स्टोरेज करता है। कहाँ से जो आता है, लीवर से जो आता है। समझ में आया। तो ये जो है ग्लैंड्स है बेसिकली, ठीक है, जो कि हम बात करें तो क्या कर रही है, सिक्रीशन कर रही है सब्सटेंसेस का जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसमें से एक हम डायग्रामेटिक इसका जो है देख सकते हैं यहाँ पर ये लिवर, गॉल ब्लैडर लिवर के पास है, पेनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड्स, ये हुए एसेसरी ऑर्गन्स। और ये हुआ एक डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। समझ में आएगी यही बात, ठीक है। ये हमारा था इंट्रोडक्टरी चैप्टर, जिसके अंदर हमने डेफिनेशंस देखी, डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन के टाइप्स की बात करी। उसके बाद में हमने बात करा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, उसका ओरिजिन कैसे होता है, कहाँ से होता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये इसके बाद में आते हैं कि उसके पार्ट्स कौन कौन से थे, माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन जो एनस तक हमने बात करी। उसके बाद में आते हैं एसेसरी पार्ट्स, जो एसेसरी पार्ट्स से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में जो है वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, डाइजेशन में। यहाँ पर इतना हुआ। अगली क्लास, अगले लेक्चर में हम जो है स्टार्ट करेंगे एक एक पार्ट्स के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माउथ के बारे में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।